गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आज जो हमको पढ़ना है वो है रेडिएशन प्रेशर। लाइट जो होती है इट इज ए टाइप ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हर जगह से निकलती है, बल्ब में से निकलती है, ये टीवी लगा है पीछे, इसमें से भी लाइट निकलती है। जब टीवी से लाइट निकलती है तो लाइट बेसिकली है क्या, बॉल है फोटॉन्स की, ठीक है, बॉल है फोटॉन्स की। तो जब ये बॉल निकलती है कुछ वेलोसिटी से और आंख की रेटिना से जाके टकराती है, ठीक है, अगर ये आंख की रेटिना से जाके टकराती है तो उसके ऊपर प्रेशर डालती होगी। भाई जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि हाथ यूं करो और मैं ऐसे बॉल फेंकूं, तो बॉल यहां पे टकराएगी तो प्रेशर डालेगी ना, फोर्स लगाएगी, और एरिया है इसलिए प्रेशर भी होगा। तो जो फोर्स इंपार्ट करेगी, तो मान लो कि मैं बार बार इस हाथ पे यूं करके स्ट्राइक मार रहा हूं किसी चीज से, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे जो है वो बार बार स्ट्राइक मारे, थोड़ी देर में हाथ जो है वो दुखने लगेगा। हाथ दुखने लगेगा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर आ रहा और ये टेंस हो जाएगा, और टेंस हो जाएगा, ये हीटअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही होगी, ये टकरा रहा है। तो लगातार तुम ताली बजाओगे, हाथ गर्म नहीं हो जाएंगे क्या? तो अगर हम बार बार ऐसा यूज करते रहे इसको, ठीक है, तो इसके खराब होने की संभावना है। अगर ये टीवी जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं तो बहुत पास से देखोगे, ठीक है, तो रेडिएशन जो है फास्ट निकले। तो बल्ब को लगातार देखें तो हमारी आंखें दुखने लगेंगी, ठीक है, टीवी बहुत ज्यादा देख लें तो हमारी आंखें दुखने लगेंगी। उसका रीजन क्या है कि उसमें से रेडिएशंस ज्यादा लगातार निकल रहे हैं। अब जब रेडिएशंस लगातार निकल रहे हैं तो आंखों पे प्रेशर डाल रहे होंगे, तो वो अपने को पढ़ना है कि वो रेडिएशंस कितना प्रेशर डालते हैं, ठीक है। हमको ऐसा नहीं पढ़ना है स्पेशली कि आंखों पे कितना डालते हैं, हम तो बेसिकली मेटल की सरफेस पे कितना डालते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं ये पता करना चाह रहे हैं। पर जब वो मेटल की सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा पाते हैं तो आंखों में भी वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, आंखों के कॉर्निया पे भी, रेटिना पे भी जो है वो क्या कर रहे होंगे, दबाव डाल रहे होंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, आंखों में पानी के छींटे ऐसे डालने चाहिए ताकि क्या है वो ठंडक आ जाए, क्योंकि जो रेडिएशंस प्रेशर के कारण हीट एनर्जी बनी है, लगातार कुछ चीज टकराने के कारण जो चीज गर्म हो गई है वो हल्की ठंडी हो जाए। तो आज अपन ये पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें रेडिएशन प्रेशर क्या काम का है, क्योंकि रेडिएशन प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो टीवी है उसमें से निकलेंगे फोटॉन्स। क्यों निकलेंगे? क्योंकि टीवी होता है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी टीवी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड्स। और लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब लाइट इमिट कर रहा है डायोड, कोई भी चीज। तो इसके पीछे क्या होता है, इस तरीके से एरे रहता है। ये जो स्क्रीन है ना, इसके पीछे इस तरीके से लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे रहते हैं और ये लाइन से ऐसे लाइट इमिट करते रहते हैं। और ये जो लाइट इमिट करते हैं ये यहां से हमारी आंखों में जाती है। आंखों में जाती है तो बेसिकली लाइट इमिट कर रहे हैं, मतलब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोटोन। तो ये जो है ये फोटोन इमिट कर रहा है। अब फोटोन जो होता है वो एनर्जी रखता है कुछ, E इक्वल टू एच न्यू। दूसरा फोटोन का मास होता है, ठीक है। फिर फोटोन में वेलोसिटी होती है लाइट के बराबर। अब जब मास होता है और वेलोसिटी होती है तो फोटोन में मोमेंटम होता है, मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम होता है तो फोर्स आता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और जब फोर्स आता है तो प्रेशर आ जाता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और जब प्रेशर आ जाता है तो लगातार आंखों पे प्रेशर आएगा तो आंख दुखने लग जाएगी। तो तुम लगातार 10 घंटे लगातार टीवी देख लो, तुम्हारी आंखों में दर्द होने लगेगा, आंख रिलैक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद कुछ चीजें देखनी चाहिए और कुछ देर के लिए आंखें जो है इन्फिनिटी की तरफ भी ले जानी चाहिए। इसका मतलब दूर देखना चाहिए हमको, ठीक है। तो एक पूरा मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया था कि कोरोना काल में पढ़ाई कैसे करें, तो उसके अंदर ये बताया था कि दूर देखना चाहिए, दूर देखने से आंख रिलैक्स होती है, ठीक है। दूसरी चीज, पानी के लगातार
हर 3-4 घंटे बाद वीडियोस देखने के बाद आंखों में छींटे डालने चाहिए ठंडे पानी के। ठीक है, तो ठंडे पानी के छींटे डालने से आंख रिलैक्स होती है। बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़े बहुत 2-4 छींटों से भी आंख रिलैक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर लगातार लग रहा है, तो अब अपने को जो है ये प्रेशर निकालना है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? फोटॉन्स कहाँ जाते हैं? आंख में। फोटॉन के पास एनर्जी है, उनके पास मास है, उनके पास वेलोसिटी है। जब मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है, यानी फोटॉन में मोमेंटम है। मोमेंटम का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम ही फोर्स होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स को यदि अपन एरिया से डिवाइड कर देते हैं, आंखों की पुतली से एरिया से, किसी भी चीज की एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो प्रेशर क्रिएट करेगा। और यही जो प्रेशर क्रिएट करेगा ये रेडिएशन प्रेशर कहलाएगा। मैं इसको आंखों के टर्म्स में समझा रहा हूं, लेकिन पर अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहे हैं तो आंखों पे नहीं तो मेटल पे भी करेगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा? वो मेटल की सरफेस होगी, और मेटल की सरफेस से जब फोटोन जाके टकराएगा तो ये फोटोन जो है क्या करेगा? यहां पर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। अब हमको ये बताना है कि कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रश्न ये है कि प्रेशर कितना क्रिएट करता। तो ये जानने के लिए अपन जो है वो शुरुआत से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले हमें फोटॉन के बारे में जानकारी लेनी है, उसके बाद प्रेशर कितना क्रिएट करेगा, और उसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। किस केस में? क्योंकि एक्चुअली क्या है, फोटॉन तुम्हारी आंख पे या मेटल की सरफेस पे कैसे गिरा पे भी डिपेंड है। जैसे मान लो कि ये यूं गिरा और इधर साइड बाउंस हो गया, या यूं गिरा और उसके बाद एब्जॉर्ब हो गया, और या फिर स्ट्रेट गिरा। ठीक है, तो ये सारे केसेस में डिफरेंट आंसर्स आएंगे। ये एब्जॉर्ब हो गया कि रिफ्लेक्ट हो गया, इस पे सब पे डिफरेंट आंसर आएंगे। तो कोई बोलेगा रिफ्लेक्ट कैसे हो जाता है? तो अगर शाइनिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा फोटोन, लेकिन रिफ्लेक्ट होते होते भी प्रेशर डाल जाएगा। और अगर एब्जॉर्ब हो गया, सरफेस में अंदर ही चला गया, तो भी वो प्रेशर डाल जाएगा। तो ये सब केसेस पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या केसेस बनेंगे? पहला कि स्ट्रेट आ रहा है या टेढ़ा आ रहा है। दूसरा, स्ट्रेट आया तो एब्जॉर्ब हो गया, कि स्ट्रेट आया तो रिफ्लेक्ट हो गया, कि स्ट्रेट आया तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया। थोड़ा एब्जॉर्ब थोड़ा रिफ्लेक्ट कैसे होता है? चश्मे के केसेस में। मेरा जो चश्मा है उसके अंदर जो है वो लाइट चमक भी रही होती है, मेरी आंख भी दिख रही होती है। तो लाइट यदि चमक रही है और तुमको बल्ब दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। अदरवाइज एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो चश्मे को गर्म कर देगा, या फिर मैं देख पा रहा हूं क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली चीज, सीधा आया कि फोटोन टेढ़ा आया, फिर सीधा आया तो क्या एब्जॉर्ब हो गया या रिफ्लेक्ट हो गया, कि दोनों हो गए। टेढ़ा आया तो क्या एब्जॉर्ब हो गया, कि टेढ़ा आया तो रिफ्लेक्ट हो गया, कि टेढ़ा आया तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया और थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये टोटल 6 केसेस बनेंगे। ठीक है, जो अपन एक एक करके फॉर्मूले डिराइव करेंगे इसके, कि फोटोन, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, बेसिकली 6 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये 3 इधर साइड वाले, 3 इधर साइड वाले। तो ये सारे केसेस अभी देखेंगे। पहले अपन जो है वो फोटोन की बात कर ले कि फोटोन क्या है। तो फोटोन इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है, मास है, ये सारी की सारी बातें एक बार फिर से, क्योंकि मोमेंटम तक तो लाना ही है हमको। तो सबसे पहली क्या बात आई? फोटोन पजेस एनर्जी। फोटोन के पास एनर्जी होती है। कितनी होती है? तो E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ठीक है, ये फोटोन के पास एनर्जी होती है। सेकेंड पॉइंट, फोटोन पजेस मास वाइल मूविंग। जब चल रहा होता है तो उसमें मास भी होता है। रेस्ट मास 0 रहता है, यानी रुका है तो वो उसमें मास नहीं रहता, यानी रुका है तो वो होता ही नहीं है, और चल रहा है तो वो मास होता है। जैसे रुका है तो होता ही नहीं है, तो उसका उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण है धड़कन। अब मैंने तुमसे बोला कि धड़कन है, दिल किया कुछ भी, तो किसी ने बोला रुकी हुई धड़कन। रुकी हुई धड़कन क्या होती है? या तो धड़कन होगी या नहीं होगी। धड़कन का मतलब ही चलती हुई होता है। रुकी हुई है मतलब फिर तो है ही नहीं ना, तो चलती हुई ही होती है। रुकी हुई धड़कन मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फोटोन
इसका मतलब क्या, चलता हुआ ही है, चलते हुए में ही उसे फोटॉन बोलते हैं, रुके हुए में वो होता ही नहीं है। जैसे रुकी हुई धड़कन, ऐसे रुका हुआ फोटॉन, रुका हुआ फोटॉन। ठीक है, इस तरीके से उसको अपन समझ सकते हैं कि फोटॉन रुका हुआ है मतलब है ही नहीं, धड़कन रुकी हुई है मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो फोटॉन पजेसेस मास व्हाइल मूविंग। तो कितना मास होता है उसके अंदर, ये कैसे पता पड़ेगा, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसको हम E इक्वल टू एच न्यू के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देने से मिलेगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। इससे तुमको m मिल जाएगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, जैसे दो दो फॉर्मूले हैं ना, सबके दो दो फॉर्मूले बनते हैं, क्योंकि अब एक लैम्डा में भी ले आ सकते हैं हम इसको फॉर्मूले को। तो जो दूसरा फॉर्मूला अगर हमको इसको निकालना है तो हम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को अब दूसरे फॉर्मूले से बराबर करेंगे, दैट इज एच सी बाई लैम्डा से। इसमें C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मास आएगा वो आ जाएगा H अपॉन सी लैम्डा। ठीक है, H अपॉन सी लैम्डा, ये इसका मास आ गया। तो दो फॉर्मूले मास के हो गए। फिर जब मास आ जाएगा तो उस केस में मोमेंटम भी आ जाएगा। तो तीसरा जो फॉर्मूला है वो अपन मोमेंटम का ले लेते हैं, मोमेंटम आ गया। फिर चेंज इन मोमेंटम आएगा, और चेंज इन मोमेंटम से फोर्स आएगा, फोर्स से प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ही तो निकालना। तो मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि v की जगह क्या हो जाएगा, c हो जाएगा लाइट के केस में। इन केस ऑफ लाइट, एक्चुअली इन केस ऑफ लाइट मुझे नीचे लिखना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला ही नीचे लिख दिया मैंने। तो इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट p इक्वल टू एम सी। ठीक है, अब इसके अंदर p इज इक्वल टू m की वैल्यू डालूंगा, m की वैल्यू एक बार ये वाली डाल दूंगा और एक बार वाली डाल देंगे, तो दो दो फॉर्मूले बनेंगे सब। तो ये वाली वैल्यू डाल देते हैं m की जगह यहाँ पे, तो हो जाएगा एच न्यू बाय सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कट गया, तो मोमेंटम कितना आ गया, एच न्यू बाय सी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 फॉर द मोमेंटम। अब उसके बाद दूसरा मोमेंटम निकाल लें, दूसरा नहीं निकाल ले, दूसरा फॉर्मूला निकाल ले। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम डॉट सी होता है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम, जो एम लिखा है उसकी जगह अब की बार हमें ये लिखना एस सी बाय लेमडा, दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एस सी बाय लेमडा इंटू सी, सी से सी कैंसिल, तो मोमेंटम का एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया एच बाय लेमडा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा मोमेंटम का फॉर्मूला, इसी से अपना काम चलेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने काम का है एच बाय लेमडा। ठीक है, एच न्यू बाय सी भी सही है, एच न्यू बाय सी भी सही है, लेकिन वो वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि चेंज इन मोमेंटम, आगे की कहानी ये है कि 4th नंबर पे आता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इसका मतलब होता है डेल्टा पी। फिर उसके बाद 5th नंबर पे आता है फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन व्हाट टाइम या पर यूनिट टाइम। और 6ठे नंबर पे आता है प्रेशर विच इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू, इसको P की जगह प्रेशर लिख देता हूं मैं क्योंकि P अपन मोमेंटम लिख रहे हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब F अपॉन A। यहां तुम्हें रेडिएशन प्रेशर मिल जाएगा। तो तुम अभी कहां तक पहुंचे हो, तुम अभी मोमेंटम तक पहुंचे हो। ठीक है, लेकिन इसके आगे मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा क्योंकि इसके आगे केस बन जाएंगे, और अब हर केस में चेंज इन मोमेंटम डिफरेंट आएगा, और जब चेंज इन मोमेंटम डिफरेंट आएगा तो इसके आगे की स्टेप्स सब केसेस में बदलेगी। यहां तक की स्टेप्स सब में सेम थी। ठीक है, तो केसेस कितने, 6 केसेस हैं। ठीक है, तो यहां पे आप इसको नोट कर लें, फिर 6 केसेस बनाते हैं। पॉज दबाएं, ये तो कुछ लिखना नहीं है, यहां से ही लिखना। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंट केसेस टू कैलकुलेट द रेडिएशन प्रेशर। ठीक है,
different cases to calculate radiation pressure. रेडिएशन प्रेशर निकालने के कितने डिफरेंट केसेस हो सकते हैं? तो देयर विल बी 6 केसेस. ठीक है, 6 केसेस. सबसे पहला केस 1, A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन is equal to 0, is equal to 1, sorry, is equal to 1. Means 100% light is absorbed by the surface. अब by the surface मतलब आंख की सरफेस या मेटल की सरफेस, कुछ भी. A बराबर 1 बोला, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 है मतलब 100% लाइट एब्जॉर्ब हो गई. 1 बोले तो 100%, 0.9 बोले तो 90%, 90% एब्जॉर्ब हो गई. अगर जो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बची हुई. कोई भी चीज़ का यही तो होता है ना. जैसे मान लो मैंने बोला ये कुछ सरफेस है, इस पर लाइट आके गिरी, लाइट आके गिरे तो या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर रख लेगा, या वापस कर देगा. जैसे काली चीजें हैं तो अंदर रख लेगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं. लेकिन मिरर होगा तो वो वापस कर देता है. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्लैक भी है और मिरर भी है, जैसे शू, जूते, तो चमकते भी हैं और एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं. तो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ा वापस कर देते हैं. और डिपेंड करता है कि लाइट तुमने नॉर्मल इंसिडेंस करी है कि तुमने किसी एंगल पे इंसिडेंस करी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो केस 1 किसका है? ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस 1 है. ठीक है, तो डिफरेंट केसेस जो हैं उसके अंदर कौन सा केस है? तो इट इज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यहाँ पे मैं हेडिंग ही डाल दूं, नॉर्मल इंसिडेंट. नॉर्मल इंसिडेंट के केस हैं ये. नॉर्मल इंसिडेंट के केस में क्या हुआ कि A बराबर 1 है, R 0 है, थीटा 0 है. अब R क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0. मीन्स क्या? 0% लाइट इज रिफ्लेक्टेड, मीन्स नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड. अब इसका डायग्राम क्या बनेगा? तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये मिरर है, मिरर या एब्जॉर्बिंग सरफेस है, मिरर मत बोलो, यहाँ पर एब्जॉर्बिंग सरफेस है, कोई सी सरफेस है. इसके ऊपर तुमने लाइट डाली कैसे? तो यूं सीधी डाली, इट इज नॉर्मल इंसिडेंस. और इसके अंदर फोटॉन्स थे, तो ये जो फोटॉन्स थे ये सरफेस पे आए और सरफेस इन्हें खा गई, ये वापस नहीं गए, ये एब्जॉर्ब हो गए सरफेस के अंदर. ठीक है, तो सरफेस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गए, बाहर नहीं निकले, ये सरफेस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गए. तो 100% एब्जॉर्ब्ड, 100% एब्जॉर्ब्ड. किस केस में? जब इंसिडेंस नॉर्मल था, नॉर्मल इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ इसका एंगल 0 डिग्री था. नॉर्मल कैसा होता है? ऐसा. उसके साथ ही इसका एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि जैसा आया वैसे. नॉर्मल के साथ इधर साइड एंगल होगा, एक इधर साइड होगा. तो सेकंड नंबर वाला केस क्या बना? ऑब्लिक इंसिडेंट. इसका मतलब हमने किसी एंगल पे डाला, ऑब्लिक इंसिडेंट, किसी एंगल पे डाला. इसका केस 1. ठीक है, ये इसके केस 1 है, ये इसके केस 1 है, अलग अलग चलेंगे. ये अलग केस 3 होंगे, इधर अलग केस 3 होंगे. इसमें सेम है, कंडीशन वही है, A बराबर 1 है, R बराबर 0 है, बट थीटा इज नॉट, इट इज थीटा. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो तुमको सब समझ में आ ही गया है. बस अंतर ये आएगा इस वाले केस में कि ये वाला जो मिरर या जो भी सरफेस है,
ठीक है ना, ये जो सरफेस है इस पे इंसिडेंट अपन ऑब्लिक करा रहे हैं, ये सरफेस है, और इंसिडेंट हम कैसा करा रहे हैं, इस पे ऑब्लिक करा रहे हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा। कितना एंगल बना दिया अपन ने, थीटा। और इसने क्या बोला कि 100% एब्जॉर्ब हो गई। 100% एब्जॉर्ब होने का मतलब ये यूं करके ऐसे आए और इसी में घुस गए, वापस नहीं गए। ठीक है, तो ये भी 100% एब्जॉर्ब। ये कौन सा केस हो गया भाई, केस 1। कौन सा केस हो गया, केस 1। ये इसका केस। बारी बात समझ में। अब केस 2 देखें पहले। ठीक है, केस 2 देखें तो केस 2 में होगा क्या, सब चीजें वही रहेगी, लेकिन केस 2 में एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन 1 है और थीटा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस थी उस सरफेस पे जब अपन ने लाइट डाली तो ये जो थे ना, ये इससे टकराए और वापस चले गए। तभी तो उसने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 100% है। रिफ्लेक्शन कितने परसेंट हुआ, 100%। इस सरफेस से 100% रिफ्लेक्ट हो गया, तो एक तरीके से मिरर जैसी बात हो गई। ये तो मिरर हो गया, 100% रिफ्लेक्ट हो गया। ऊपर से ये वाली क्या हो गई, ये ब्लैक बॉडी हो गई, ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसको ब्लैक बनाना था अपने को, ब्लैक ही बना देते इसको अपन, ग्रीन बना दिया चलो मैंने। ठीक है, तो ग्रीन, ये ब्लैक बॉडी हो गई, 100% एब्जॉर्ब हो गया। तो ये पहला वाला केस का है ब्लैक बॉडी का, दूसरा वाला केस का है, ये वाला का ब्लैक बॉडी का, दूसरा केस का है, दूसरा केस मिरर जैसा कुछ चीज का। तो आर बराबर 1 हो गया। अब इसी का केस 2 देखेंगे, यहाँ पे मिरर वही लगा रहेगा जैसा लगा है, बस होगा क्या कि लाइट जो तुम्हारी आ रही होगी वो यूं आ रही होगी। तो ये वाला डायग्राम तो हमने बचपन में बहुत बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला। तो यहाँ से जो अपना फोटोन आ रहा है वो फोटोन इस रास्ते आएगा एट एन एंगल थीटा और वापस थीटा से चला जाएगा। और थीटा हमेशा किससे बनाना, नॉर्मल। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल से जो थीटा बनाया वो 0 डिग्री ले लिया, क्योंकि जैसे आ रही थी वही नॉर्मल था, वही नॉर्मल है, उसी के साथ एंगल है, तो 0 डिग्री ले लिया। अब ये यहाँ पे जो है वो वापस चला जाएगा ये फोटोन। ठीक है, तो ये फोटोन वापस चला गया। इस केस में अपन क्या बोलेंगे, ये केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, और कंडीशन वही है, एब्जॉर्प्शन हुआ नहीं, रिफ्लेक्शन 100% और थीटा थीटा है, इसका मतलब किसी एंगल पे। अब इसके बाद केस नंबर 3 बनेगा, आधा आधा, थोड़ा रिफ्लेक्शन थोड़ा रिफ्रैक्शन। तो केस नंबर 3 थोड़ा रिफ्लेक्शन और थोड़ा एब्जॉर्प्शन, थोड़ा रिफ्लेक्शन थोड़ा एब्जॉर्प्शन, मतलब रिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एब्जॉर्प्शन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी 0 नहीं, एब्जॉर्प्शन भी 0 नहीं। बाकी एक चीज ये ध्यान रखना कि 100 यूनिट अगर एनर्जी आई, लाइट आई, तो अगर उसमें से 60 रिफ्लेक्ट हो गई तो 40 एब्जॉर्ब हुई। ट्रांसमिशन भी होता है पर उसको अपन निगलेक्ट कर देते हैं। ट्रांसमिशन है ना, पड़ोसी को दे देना, ये 0 है ही नहीं। वैसे भी बहुत ही कम होता है, 1-8% होता है, पर वो छोड़ दिया। तो हमने क्या बोला कि रिफ्लेक्शन हुआ या एब्जॉर्प्शन, या तो अपने पास रख लिया वापस कर दिया। तो 60% अपने पास रख ली, 60% वापस कर दी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया, और 40% रख ली। तो ऐसा अगर कभी केस हो जाए तो उस केस में R बराबर 0.6 होगा और A बराबर 0.4 होगा। मीनिंग ये है कि 60% रिफ्लेक्ट, 40% रख ली। R बराबर 0.1 और A बराबर 0.9 में बताओ बॉडी का रंग सफेद है कि काला है? तो देखो एब्जॉर्प्शन कर रहा बहुत ज्यादा 90%, तो काला होगा। लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, इसका मतलब सफेद हल्का सा होगा ना, ग्रे मान लो, पर फिर भी इन दोनों में से अगर पूछे तो काला होगा। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। तो यहां पे क्या हो गया कि अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है
एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम ये बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन यदि दोनों कर रहा है तो उसका सम 1 आना चाहिए। कभी कभी ये दे देते हैं, आर नहीं देते, तो इस फॉर्मूले से निकालना, क्योंकि दोनों का परसेंटेज में निकालोगे तो 100% आना चाहिए। परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ आर इज इक्वल टू 100%। ये इधर भी लगेगा, बस यहाँ पे अंतर ये आएगा, यहाँ थीटा 0 डिग्री, और यहाँ वाले केस में केस नंबर 3, इस वाले में जो आएगा केस 3 में वो आएगा आर इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा डिग्री। Here also a plus r is equal to 1, always applicable in all the cases। अब मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट रखा है यूं मान लो, और उसके ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस करा दिया तुमने लाइट का। लाइट का जब नॉर्मल इंसिडेंस कराया तो फोटोन निकले। फोटोन जो है वो नीचे गए, जा रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो गए और कुछ जो है वो वापस चले गए। ठीक है, some absorbed, some reflected। आई बात समझ में? यही का यही केस है। अब आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा टीढ़ा कर दें इसको। ठीक है, तो ये यहां पे देखें, ये लाइट आई तो ये फोटोन आया। ठीक है, ये केस नंबर 2 है। अब तुम बोलोगे कि आपने तो सीधे ही लाइन ले ली। अरे सीधे लाइन ले ली तो क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको भी तो रोटेट किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट को ही रोटेट कर दोगे तो ये उसका नॉर्मल होगा और इस तरफ चली जाएगी, तो भी तो ये थीटा वाला केस कहलाएगा। अब की बार थीटा इधर है। ठीक है, तो कुछ हिस्सा तो इसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ एब्जॉर्ब भी हो गया, तो सम रिफ्लेक्टेड एंड सम इज एब्जॉर्ब। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से 6 केसेस बने। 6 केसेस में अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, लेकिन जब अपना कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि 6 के बाद 7वां नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में हम ये समझ जाते हैं कि भाई ये 6 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब आप इसको लिख लें, डिफरेंट केसेस टू कैलकुलेट रेडिएशन प्रेशर, और 6 क्वेश्चन एक के बाद एक करते जाएंगे। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दें। पॉज दबाएं, केस 2 लिख लें। चलिए नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, केस 3 लिख लें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया 6 केसेस के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर अपन। तो क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि वो पहले बताएगा हमको कि किस तरह की कंडीशन है, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नॉर्मल इंसिडेंस है कि ऑब्लिक इंसिडेंस है। तो आप क्वेश्चन चेक कर लेना और उस हिसाब से उसका आंसर निकाल देना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। केस नंबर 1, फाइंड रेडिएशन प्रेशर for light if A is equal to 1, R is equal to 0 and theta is equal to 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो हमको ये समझ में आ जाता है अब कि A बराबर 1 यानी एब्जॉर्ब हो गया है, रिफ्लेक्ट जरा भी नहीं हुआ है और सीधे सीधे इंसिडेंस किया गया। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इस टाइप की कोई सरफेस होगी, ऐसी ले लो, और इस टाइप की जो सरफेस होगी उसके अंदर ऊपर से हमने जब इसको फेंका फोटोन को, तो ये एब्जॉर्ब हो गया। अब सबसे पहली चीज़ ये निकालना पड़ेगा कि जब फोटोन आया और वो एब्जॉर्ब ही हो गया यहाँ पे, तो उस केस में उसका मोमेंटम फाइनली 0 हो गया। तो हमने क्या बोला, फाइनल मोमेंटम
इज इक्वल टू 0, लेकिन इनिशियल उसमें मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था उसका P1 विच इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा। तुमको पता है अभी फॉर्मूला डिराइव किया, फाइनल मोमेंटम दिस ये है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो है वही फोर्स होता। तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो है 0 और इनिशियल मोमेंटम है h बाय लेमडा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम हो गया माइनस h बाय लेमडा। यहां तक समझ में आई बात। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के बाद अगली स्टेप क्या होगी, फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यहां तक निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ गया माइनस h अपॉन लेमडा और टाइम आया डेल्टा टी। अब सबसे पहली चीज माइनस समझे किसको बोल रहा हूं। तो तुम एक डायरेक्शन असाइन करोगे कोई सा भी, मान लो कि तुमने ये डायरेक्शन असाइन किया है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन निगेटिव है। तो तुम्हारा जब इनिशियल मोमेंटम तुमने लिया था तो वो प्लस लिया था, याद हो तो। जब इनिशियल मोमेंटम प्लस लिया था इसका मतलब तुम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो तुमने प्लस ले लिया था। अब फोर्स जो आया है वो माइनस आ गया। माइनस फोर्स ये बताता है कि फोर्स जिधर प्लस है उसका उल्टा लग रहा है, इसका मतलब रियली में फोर्स इधर लग रहा, ये इसका मीनिंग। फोर्स किधर साइड है, अपवर्ड्स। तो ये माइनस साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि फोर्स इज अपवर्ड। तो फोर्स इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा डेल्टा टी, ये फोर्स आया। इक्वेशन नंबर 1 लिखो इसको, और अपवर्ड्स लिख देता हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि माइनस हटा दिया है मैंने। यहां तक समझ में आई बात। अब मेरे को फोर्स जो निकला ही है, इस फोर्स को किसी तरीके से इंटेंसिटी से जोड़ना है। उसके बाद मैं एक शब्द समझाता हूं, इंटेंसिटी। इट इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। अब पहले ये समझें कि ये क्या है, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं। तो बल्ब जो होता है उसकी कुछ इंटेंसिटी होती है, ठीक है। बल्ब जो होता है उसकी कुछ इंटेंसिटी होती है, और बल्ब जो होता है उसकी कुछ पावर भी होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी किसको बोलते हैं बल्ब की, या पावर किसको बोलते हैं बल्ब का, ये अपने को पहले समझना पड़ेगा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हर बल्ब की एक पावर होगी, ठीक है। जैसे यहां पे 2 बल्ब्स बना रखे हैं मैंने, तो इस पे लिखा है 110 वॉट 240 वोल्ट, एक पे लिखा बड़े वाले पे, छोटे वाले पे लिखा है 40 वॉट 240 वोल्ट। पहली चीज वॉट और वोल्ट में अंतर समझे। वोल्ट तो करंट की बात करी जा रही है कि इतने वोल्टेज पे चलेगा, यानी 240 वोल्ट पे चलेगा। भारत में 220 से 240 वोल्ट के बीच बिजली आती है, तो इसका मतलब भारत में चलेगा ये। किसी और देश में, जैसे अमेरिका में 110 वोल्ट है, किसी और देश में कुछ और वोल्टेज है, तो वहां के बल्ब अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग वोल्टेज पे सब रहते हैं। तो ये वोल्टेज का तो कोई मीनिंग ही नहीं है इस चैप्टर में। यहाँ जो मीनिंग है वो वॉटेज का है, आगे वाला जो शब्द है 100 वॉट 40 वॉट। वॉट इज पावर। तो कुछ भी चीज तुम खरीदने जाते हो ना, सॉरी, तो वो पावर में आती। पावर मतलब कितने वॉट उसमें शक्ति है, ठीक है। लेकिन ये पावर जो होता है ना शब्द, ये हम नहीं समझ पाते, एक्चुअली हमारी बॉडी नहीं समझ पाती। जैसे मैंने तुमको बोला कि 100 वॉट का बल्ब है, 40 वॉट का बल्ब है, तुम्हें रोशनी तो ज्यादा दिखेगी, लेकिन हम उस चीज को समझ पाते हैं जो चीज हम तक पहुंचती है। आई बात समझ में? फिर से समझाता हूं। मैंने तुमसे बोला कि 100 वॉट का बल्ब है और 40 वॉट का बल्ब, ये 2 बल्ब है। बताओ तुम्हारी आंखों में कौन चमक पैदा कर पाएगा? तो तुमने बोला सीधी बात है 100 वॉट का बल्ब कर पाएगा, लेकिन नहीं ना। 100 वॉट का बल्ब तुमसे 1 किलोमीटर दूरी पे, और इस 40 वॉट का बिल्कुल आंखों के पास लगा रखा है, तो ये वाला चमक पैदा कर देगा। इसका मतलब डिस्टेंस का कुछ मीनिंग है ना। तो हमें वॉटेज से मतलब नहीं होता, हमारी बॉडी वॉटेज को रिस्पॉन्ड नहीं करती। हमारी बॉडी जिस चीज को रिस्पॉन्ड करती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। किसी ने बोला बहुत ज्यादा वॉटेज है, तो पता नहीं हमारे काम का है कि नहीं है,
क्यों? क्योंकि ज्यादा वॉटेज है इसका मतलब ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है या ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्पीकर्स में भी वॉटेज में ही चलता है, स्पीकर भी वॉट में ही आते हैं, 60 वॉट PMPO, ठीक है। तो इस तरीके से टीवी पे या तुमने देखा होगा वॉटेज लिखा रहता है स्पीकर्स का, लेकिन स्पीकर कितनी दूरी पे है पे डिपेंड करता है ना। तो मान लो कि ये बल्ब है, इस बल्ब ने रोशनी फेंकना चालू करी तो ऐसे स्फीयर में रोशनी फेंकेगा बाहर की तरफ। तो जब ये स्फीयर में रोशनी फेंकेगा तो इसकी रोशनी बड़ी होती जाएगी लेकिन फीकी होती जाएगी। जो फीकी होती जाएगी तो तुम उससे 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो तुम्हें थोड़ा कम दिखाई देगा, और तुम उससे 20 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे या बल्ब अपने से दूर जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इंटेंसिटी को क्या बोला इन्होंने, पावर जो उस पर लिखा हुआ उसको एरिया से डिवाइड करो। कौन से एरिया से डिवाइड करो? जितने एरिया में उसकी रोशनी फैल चुकी। अब ये तो अलग अलग चीजें अलग अलग रोशनी फैलाएंगी। मान लो कि किसने बोला बल्ब है तो यूं ऐसे गोले बना बना के रोशनी फेंकेगा, ठीक है। जैसे बबल बड़ा होता जाता है ऐसे उसकी रोशनी का गुब्बारा बड़ा होता जाएगा, तुम तक पहुंचेगा, तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। जो गोला बड़ा हो के आगे बढ़ता है ना उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। जैसे तुमने एक वेव फ्रंट देखी है, तालाब में पत्थर डालते हैं तो वो गोले बड़े होने लग जाते हैं और वो किनारे तक पहुंच जाते हैं, दैट इज ए वेव फ्रंट। इसी तरीके से बल्ब में से जब रोशनी निकलेगी ना तो इस तरीके से बड़ी होती जाएगी, रोशनी बड़ी होती जाएगी, मतलब ऐसे गोले गोले में निकलती आई। वो बात अलग है, अपने को दिखता नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसे करोड़ों निकल जाता, ठीक है। लाइट चालू करी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हजारों वेव फ्रंट्स निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। जबकि पानी में क्या होता है, वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल में तो पत्थर डालेंगे तो स्पीड इतनी कम है कि धीरे धीरे दिखती है, इसमें दिखता ही नहीं है। तो ऐसी लाइट चालू करते हैं ऐसे ऐसे करके पूरे कमरे में फैल जाती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, दैट इज कॉल्ड दी वेव फ्रंट। तो वो वेव फ्रंट का एरिया कितना बड़ा है उस एरिया को यहाँ नीचे लिखना पावर के अपॉन में, तो इंटेंसिटी आएगी और वो इंटेंसिटी तुम्हें पता पड़ेगी। क्लियर हुई बात? तो अब अपने को क्या पता करना है कि इंटेंसिटी, पावर और एरिया में क्या रिलेशन है, ठीक। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें रेडिएशन प्रेशर निकालना। तो यहां पे देखें ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट 36 वॉट की है लेकिन 240 वोल्ट पे चलने के लिए बनी है, भारत के लिए बनी है। ये बल्ब 50 वॉट का पर 110 वोल्ट का भारत में नहीं चलेगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब भारत में तो 240 वोल्ट बिजली आती है, तो जैसे ही 240 वोल्ट बिजली पे इसको लगाएंगे ये वाला बल्ब खराब हो जाएगा। दिस बल्ब इज नॉट मेड फॉर इंडिया। हाँ, ये वाला बल्ब बना है तो तुमने ऐसा देखा होगा कि जैसे पहले जो बल्ब आते थे ना सादे, वो 100 वॉट रोशनी खा जाते थे, मतलब 100 वॉट बिजली खा जाते थे। अब उसके बाद ट्यूबलाइट आई जो 36 वॉट की बिजली खाती है, और लास्ट में जो है वो अब LED बल्ब्स आ गए जो 10 वॉट ही बिजली खाते हैं। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बिजली का कंजप्शन कम होता जा रहा, ठीक है। तो ये जो बल्ब्स हैं या कुछ भी हैं ये क्या करेंगे, ये एक वेव फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक वेव फ्रंट बनाएंगे। तो ये वेव फ्रंट किस शेप की है इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी तुम्हारे पास पहुंच रही है। अब जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि द सोर्स इज स्फेरिकल, सोर्स कैसा है, स्फेरिकल, केस 1 लिया मैंने, सोर्स इज स्फेरिकल जैसा कि यहां दिखाया गया। तो सोर्स यदि स्फेरिकल होगा जैसा कि यहां दिखाया गया है तो इसकी जो वेव फ्रंट्स होंगी वो भी स्फेरिकल होंगी। अब यहां पे तो मैं क्या कर रहा हूं कि उसको ऐसा मान के चल रहा हूं कि एक गोला है, तो ये जो वेव फ्रंट बनाएगा इसकी ये कैसी होगी, ऐसे स्फीयर्स के रूप में लाइट छोड़ेगा, ऐसी। आ रही बात समझ में? तो ये जो स्फीयर्स के रूप में छोड़ेगा, 3 डायमेंशनल स्फीयर के रूप में, तो मान लो कि तुम यहां खड़े हो उस समय, तो तुम्हें जो गोला मिला, तुम्हारे नसीब में जो गोला आया वो ये था, ठीक है। और कोई दूर खड़ा हुआ है तो उसको जो गोला मिला, अब ये गोला पूरा बन ही नहीं रहा, बन जाएगा चलो, तो ये जो उसको जो गोला मिला वो ये वाला मिला, मान लो कि ये नीला गोला मिला उसको। तो चूंकि वो तुमसे दूर खड़ा है, ठीक है, वो वाला पर्सन जो बी है वो तुमसे दूर खड़ा है, तो उसको इंटेंसिटी कम मिलेगी, क्योंकि यहां से यहां तक जब पहुंचेगी लाइट तो गोला तो बड़ा कर लिया उसने लेकिन फीका कर लिया। तुमने टॉर्च की गोला देखा है, जो ऐसा बनाता है दीवार पे टॉर्च, थोड़ा पीछे ले जाओ तो बड़ा तो कर लेता है लेकिन फीकी हो जाती है लाइट, उतनी इंटेंस नहीं रहती जितनी यहाँ थी। तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कम हो गई इसकी लाइट की। तो इसके पास जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, इसके पास इंटेंसिटी कम है, क्योंकि पावर तो दोनों में सेम ही थी, तो कोई पावर तो बल्ब की थी ना,
तो पावर तो बल्ब की थी, तो मान लो 100 वाट की या 50 वाट की, जितने भी वाट का था ये बल्ब, तो उतने वाट उसकी पावर थी। ये बल्ब 40 वाट का था, तो 40 वाट ही उसकी पावर थी, वो तो दोनों के लिए सेम थी। ठीक है, ए ने इसके ऊपर पढ़ा, बी ने पढ़ा, दोनों ने 40 वाट 220 वोल्ट ही पढ़ा, लेकिन पावर सेम है, परंतु इंटेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है क्योंकि पास खड़ा है, और इसकी इंटेंसिटी कम है क्योंकि दूर खड़ा है। अब ये इंटेंसिटी कम है तो कितनी है और ज्यादा है तो कितनी है? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया गया? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया मतलब एरिया किसका? तो दैट इज द स्प्रेडिंग एरिया। स्प्रेडिंग एरिया ऑफ व्हाट? वेव फ्रंट। ये गोले को बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये जो गोला इस तरीके से निकला, ये वेव फ्रंट है और ये स्फेरिकल है, 3 डायमेंशनल है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया। व्हाट इज द एरिया? तो इट इज ए स्फीयर। तो स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर मतलब आर क्या है? तो आर यहां से लेके यहां तक की रेडियस है इस आदमी के लिए। दूसरे आदमी के लिए आर उसके पास तक की रेडियस, ये उसके पास तक की रेडियस है दूसरे आदमी के लिए। तो जहां पे भी आदमी खड़ा है वो अपनी इंटेंसिटी खुद कैलकुलेट कर लेगा। पावर दोनों के लिए सेम है पर इंटेंसिटी आर पे डिपेंडेंट है। अब यहां पे देखो, कोई ये बोलेगा कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस में क्या, तो आर अगर डिस्टेंस है जो कि रेडियस भी है, तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस में या रेडियस में क्या रिलेशन है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब इंटेंसिटी फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होती है, लेकिन ओनली फॉर कौन सा सोर्स? स्फेरिकल सोर्स। स्फेरिकल और पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स को भी स्फेरिकल ही मानेंगे क्योंकि वो भी गोला ऐसे गोला करते करते बड़ा ही कर देगा। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब इंटेंसिटी लगेगी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। क्लियर हुई यहां तक बात? अब मान लो कि सोर्स जो है वो स्फेरिकल नहीं है, तो केस 1 था ना, सोर्स इज स्फेरिकल। सोर्स जो है वो सिलेंड्रिकल है। सोर्स इज सिलेंड्रिकल, जैसे ट्यूबलाइट। तो इस केस में फिर क्या होगा? तो सोर्स का शेप चेंज होगा, उसकी वेव फ्रंट चेंज हो जाएगी। तो मान लो कि सेकंड केस में उसने बोला कि सोर्स इज सिलेंड्रिकल। सोर्स कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो केस नंबर 2 हमने बोला कि सोर्स इज सिलेंड्रिकल, देन द वेव फ्रंट्स आर सिलेंड्रिकल। ठीक है, अच्छा, सोर्स इज सिलेंड्रिकल और लीनियर भी चलेगा। लीनियर जनरली लोग इसको लीनियर बोलते हैं सिलेंड्रिकल की जगह। सोर्स इज लीनियर। ठीक है, तो लीनियर सोर्स ही बोलो तुम भी, सिलेंड्रिकल भी चलेगा। जैसे वहां पॉइंट सोर्स बोला था ना, और स्फीयर सोर्स भी बोला था, तो पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स किताबों में ऐसे लिखा हुआ। अब जब लीनियर सोर्स होगा, ठीक है, इसका मतलब ये लाइन है उसकी लीनियर सोर्स की, तो इसके अंदर जब वो जाएंगे, छूटेंगे, तो वो कैसे बनेंगे? मतलब तो वो देखो, जब सिलेंड्रिकल कोई सी चीज होगी ना, तो वो सिलेंडर ही छोड़ेगी। सिलेंडर ही छोड़ेगी मतलब उसका वेव फ्रंट जो है ना वो ऐसा आएगा। जैसे ही बड़ा होगा ये ऐसा आएगा, उसके बाद और बड़ा हुआ ये ऐसा आया। अब इस ट्यूबलाइट के कोई यहाँ खड़ा है पास में, कोई आदमी इससे थोड़ी दूरी पे यहाँ खड़ा हुआ है, तो इस आदमी की इंटेंसिटी अलग, इस आदमी की इंटेंसिटी अलग। अब इंटेंसिटी तो वही होगी, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट, और ये डिस्टेंस मान लो आर है यहाँ से यहाँ तक का, और सोर्स की लंबाई एल है, ट्यूबलाइट एल लंबाई की है। तो इस केस में इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर, दोनों के लिए सेम है, 36 वाट की ट्यूबलाइट है, हर इंसान के लिए सेम है पावर। एरिया कितना होगा? एरिया होगा सिलेंडर का। ठीक है, एरिया किसका होगा? सिलेंडर का। तो तुम्हें सिलेंडर का एरिया पता है क्या होता? पाई आर स्क्वायर एल होता।
कोई भी सिलेंडर देगा तो उसका एरिया क्या होगा, तो इट इज रेडियस से निकलेगा ना, ये रेडियस, ये इसकी लेंथ, तो एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये नीचे लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर एल, ये आ गया। गलत लिख दिया फॉर्मूला, ये तो वॉल्यूम निकाल दिया मैंने, 2 पाई आर एल होगा। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर एल। कैसे पता पड़ा, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होगी ना, ठीक है, तो 2 पाई आर एल होगा, तो 2 पाई आर एल, ठीक है। वैसे भी वो यूनिट्स के हिसाब से गलत हो रहा था, पाई आर स्क्वायर एल में मीटर स्क्वायर यूनिट आ रही थी, इसकी मीटर आ रही थी, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब होती है जो कि वॉल्यूम होता है ना कि एरिया। यूनिट्स एंड डायमेंशन आएगा तो थोड़ा थोड़ा ये पता पड़ जाएगा कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, ठीक। तो ये वाला जो है ये पावर का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे किसी ने बोला कि पावर तो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी आर पे कैसे डिपेंड है, आर तो डिस्टेंस है, इस आदमी का अलग, इस आदमी का अलग। तो हमने बोला यहाँ पे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इंटेंसिटी क्या होगी, 1/r के प्रोपोर्शनेट होगी। इसका मतलब जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, आर बढ़ाओगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होगी। बल्ब के केस में भी ऐसे ही था, जैसे जैसे दूर गए थे, जैसे जैसे दूर गए थे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हुई थी, लेकिन इसमें ज्यादा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है। ये काय के प्रोपोर्शनेट है, स्क्वायर के। स्क्वायर यानी स्क्वायर होते होते कम होगी, यानी 2 का 4 और 4 का 8, यानी 1/2, 1/4, 1/8 बहुत तेजी से कम होगी इसमें दूर जाओगे तो। और इसमें दूर जाओगे ट्यूबलाइट से तो कम तो होगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनेट हो गई। तो इसको लीनियर डिपेंडेंसी बोलते हैं, लीनियर डिपेंडेंस, इनवर्सली, ठीक है। तो लीनियर भी शब्द फिर गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो उसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुई ये बात। तो ये ट्यूबलाइट के केसेस में। अब एक केस और है जो कि जनरली नहीं बताते, पर प्लेन सोर्सेस भी होते हैं। प्लेन सोर्स यानी कि फ्लैट सोर्स ऑफ लाइट। अब बेसिकली प्लेन सोर्स जो होता है वो होता कुछ नहीं है, एनी सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज ए प्लेन सोर्स। एनी सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इस प्लेन सोर्स। अब ये जो प्लेन सोर्स होता है इसकी जो इंटेंसिटी होती है ये आर पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो आर की पावर 0 होती है। इसका मतलब सब दूर एक जैसी, सब दूर एक जैसी ऐसी इंटेंसिटी हो जाती है इसकी। किसकी, प्लेन सोर्स की। प्लेन सोर्स कैसा दिखता, तो ये ऐसा, इसको बोलोगे ये प्लेन सोर्स है। इसमें एक आदमी यदि यहां खड़ा है तो भी उसको वही इंटेंसिटी सुनाई देगी, जो पीछे वाला है उसको भी वही इंटेंसिटी सुनाई देगी। इसमें आर का कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये इनफाइनाइट दूरी पे होना चाहिए ना। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर होना चाहिए, बहुत दूर। इनफाइनाइट दूरी का मतलब होता है बहुत दूर होना चाहिए। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है सन। सन यदि है तो यदि कोई आदमी उसके पास खड़ा है, ठीक है, मतलब अर्थ पे, और दूसरा आदमी उससे पीछे खड़ा हुआ लाइन बना के, दोनों पे बराबर रोशनी आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो प्लेन सोर्स अगर बोलेगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगा, लेकिन इस पर जनरली कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही समझा दिया मैंने तुमको, क्योंकि प्लेन सोर्स का एग्जांपल रेयर है, एक ही एग्जांपल है अपने पास अभी तो सन का। या फिर तुम ऐसी फ्लैट सरफेस बनाओ छत पे जिसके ऊपर लाइट लगाओ, तो उसको तुम आर्टिफिशियली एक प्लेन सोर्स क्रिएट कर सकते हो, पर बनेगा नहीं, एग्जैक्ट वैसा नहीं बनेगा। चलिए, तो अब अपने को क्या पता पड़ा कि इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड है, पावर अपॉन एरिया पे, और 3 केसेस बनते हैं उसके। तो यहां अपन वापस आ जाएं, हम पहुंच गए थे कहां पे, फाइंड द रेडिएशन प्रेशर ऑफ लाइट इफ ए इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट केस पे। तो फर्स्ट केस क्या बोलता है कि जो लाइट है उसके ऊपर यदि फोटोन आके गिरेंगे और a बराबर 1 है, इसका मतलब 100% अब्जॉर्ब हो जाएंगे और रिफ्लेक्ट जरा भी नहीं होगा और सीधे आके गिरेंगे, तो हमने उसका बोला कि इनिशियल मोमेंटम उसका ये रहेगा,
ठीक है, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम के बाद फाइनल मोमेंटम उसका जीरो होगा क्योंकि वो जमीन पे आके एब्जॉर्ब हो गए, तो चेंज इन मोमेंटम इतना होगा, चेंज इन मोमेंटम माइनस h बाय लेमडा होगा। और जो मोमेंटम का चेंज होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। अब फोर्स आ गया था हमारा, अब हमको क्या शब्द पता पड़ा, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। अब पावर तुमको समझा दिया, इंटेंसिटी शब्द समझ में आ गया। तो अब इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया से पावर निकलेगा इंटेंसिटी इंटू एरिया। और पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम। एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम ही पावर होता है। तो पावर को अपन एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। और एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम मतलब क्या? तो एनर्जी तो एच सी बाय लेमडा थी ना, और पर यूनिट टाइम का मतलब डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू आई डॉट ए। समझ में आई बात? फिर से बताऊं, एनर्जी क्या थी? एनर्जी थी एस सी बाय लेमडा, फोटोन की एनर्जी ऐसी थी। और पर यूनिट टाइम मैंने पर यूनिट टाइम यहाँ पे डेल्टा टी डाल दिया मैंने, तो एस सी बाय लेमडा और डेल्टा टी। ठीक है, और इट इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई इंटू ए तो अपन ने कर ही दिया ना, एस सी बाय लेमडा इंटू डेल्टा टी आई बाय। ये हमको एक और इक्वेशन मिली, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। क्या मिली? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से देखो, लेमडा डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो। लेमडा डेल्टा टी विच इज इक्वल टू आई ए बाय एच सी, पुट इन 1 में पुट करो, ये रहा 1 में पुट करो तो तुम्हें फोर्स मिलेगा। फोर्स इज इक्वल टू एच अपॉन, इसकी जगह पुट करना है ये आई ए बाय एच सी, नहीं एस सी बाय आई ए, एस सी बाय आई, उल्टा कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे एस सी ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इट विल बी एस सी बाय आई ए, ये पुट करना। तो अपॉन में क्या पुट करना है? एच सी, और बाय आई ए ऊपर चला जाएगा, इससे एच से एच कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा जो फोर्स था वो कितना आ गया? आई ए अपॉन सी। इस केस में इतना फोर्स लगेगा, आई ए बाय सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस केस के लिए। अब इस केस में प्रेशर भी निकाल दें हाथ के हाथ। तो प्रेशर, जो रेडिएशन प्रेशर निकालने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं अपन, रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और आई ए अपॉन सी, और ए नीचे आई गया, इसका मतलब आई बाय सी। तो प्रेशर इज इक्वल टू आई सी, ओ आई सी। इतना बड़ा डेरिवेशन समझा दिया ऐसे इतने से फॉर्मूले के लिए, प्रेशर इक्वल टू आई बाय सी। ठीक है, लेकिन तुम इसको रट नहीं सकते, 6 केस हैं, या तो 6 के 6 केस रटो, और मान लो कि उसने वो लास्ट वाले केस में तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर सकता है, क्योंकि उसमें 100% कुछ नहीं है ना, 30, 40, 60, 70 कुछ भी कर सकता। तो फाइनली ये केस आया, केस 1 के लिए आई बाय ए आया है। आई बाय ए किसके लिए आया? फाइंड द रेडिएशन प्रेशर ऑफ लाइट इफ आई ए इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 0। इसके लिए रेडिएशन प्रेशर हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। ठीक है, अब सुने, अब यहां से नोट नहीं करना आगे, यहां पे एक नई हेडिंग डालना है, उसका नाम है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी पावर एंड डिस्टेंस। ये एक अलग टॉपिक है जो अपने को पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि 11th में बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है, तो वो मैं इसको रिपीट करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि 11th में पढ़ाया जाता है साउंड टॉपिक में, तो साउंड जैसा ही लाइट में होता है।
लेकिन साउंड में पढ़ा नहीं होता है और पता नहीं होता, पढ़ा भी होता है तो प्रैक्टिकल पता नहीं होता क्या पढ़ा दिया था। तो इसलिए ये पूरी चीज़ें फिर से लिख लें। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, पावर एंड डिस्टेंस। अच्छा, इसका जो है वो 6 केसेस में यूज होगा। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हुआ कि इंटेंसिटी शब्द करके अपन ने छोड़ दिया यहाँ पे इंटेंसिटी, ध्यान से देखो ये फॉर्मूले में इंटेंसिटी करके छोड़ दिया है, लेकिन ये इंटेंसिटी है कितनी, तो उसको निकालने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए तुम्हें नीचे वाला ये फॉर्मूला लगाना जब बल्ब सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो। लेकिन ये इंटेंसिटी चेंज होके क्या बन जाएगी, ये इंटेंसिटी चेंज होके ये बन जाएगी जब तुम्हारा सिलेंड्रिकल सोर्स होगा, और ये इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगी, यानी पावर के प्रोपोर्शनेट हो जाएगी जब तुम्हारा सोर्स प्लेन सोर्स होगा। तो ये 3 केसेस हर 3 में बनेंगे। ठीक है, हर 3 में मतलब पहले ही 3 और 3 6 तो हो गए, और 6 में भी 3 बनेंगे, 18 हो गए। चलिए केस 1 नोट करें, हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, पावर एंड डिस्टेंस। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कैसे हमने जो है वो केस 1 में रेडिएशन प्रेशर निकाला। अभी 5 केसेस और बचे हैं रेडिएशन प्रेशर निकालने के। सब में इंटेंसिटी में ये 3 केसेस लगेंगे, तो जनरल है तो अब बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो 5 केसेस जो है वो बचे हुए अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।